हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के आराम से। चलिए, तो अब तक हम क्लास 11th के लिए सेकंड चैप्टर में एटॉमिक मॉडल्स, स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस अपीयर होती हैं, लेमन, बास्चन, ब्रैकेट, पफन, हेम्फ्री सीरीज़ बनती हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम में इतनी सारी सीरीज़ पॉसिबल हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढेंगे अब, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हमारी मदद करेगा बोहर्स मॉडल। कौन करेगा बेटा? बोहर्स मॉडल। तो पिछले मॉडल्स की जो कमियां रही, रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस, उसको रिजेक्ट किया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल के बारे में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो कब आया? 1913 में। किसने दिया? नील्स बोर ने दिया। एक्चुअली कैसे, क्या उसके दिमाग में आया, क्या वो सोच रहा था जब इस मॉडल की प्लानिंग कर रहा था या इस मॉडल के बारे में वो विचार कर रहा था? तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी साइंटिस्ट को, किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई काम करने के लिए। तो ऐसी कौन सी बातें यहाँ पे रही जो जिन्होंने बोहर्स को मोटिवेट किया, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो क्योंकि जब वो रदरफोर्ड के साथ काम करता था, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में ही काम करता था, तो उसने सोचा कि भाई जो क्रिटिसिज्म रदरफोर्ड मॉडल को मिला, जो कमियां उसमें बताई गई रदरफोर्ड मॉडल में, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते करते मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बड़ी लिमिटेशन ये थी रदरफोर्ड मॉडल की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, रदरफोर्ड की जो कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए बोहर्स ने विचार किया। दूसरा, एक रेडबर्ग फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने बाल्मर फार्मूला, जो एक सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, और फिर रेडबर्ग साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन लाइक दूसरे एटम्स के लिए एक रेडबर्ग फार्मूला दिया। उसमें जो कमी थी रेडबर्ग फार्मूले में कि उसका कोई थ्योरेटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नहीं था, थ्योरेटिकल, है ना, तो वो एक्सप्लेनेशन बोहर ने दिया। दूसरा एक ये कि भाई हाइड्रोजन एटम कुछ स्पेसिफिक या फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस ही क्यों एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोजन एटम जब रेडिएशंस छोड़ता है, जब उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में उसमें से पास करते हैं, तो हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं, तो वहाँ जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो पर्टिकुलर कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर कुछ सेवरल रीजन्स बनते हैं। डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी, जो हाइड्रोजन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वापस छोड़ता है ना, इमिट करता है, तो वो जो रेडिएशंस हाइड्रोजन एटम छोड़ता है उनकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है। बीच में कुछ डार्क रीजन आते हैं, कुछ कलर्ड लाइंस आती हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आता हाइड्रोजन एटम में? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिनके क्वेश्चंस बोहर्स ढूंढ रहा था, और यहीं से फिर शुरुआत हुई और यहीं से डिस्कवरी हुई, यहीं से आया हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा? तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, पोस्टुलेट है इसका, पहला पोस्टुलेट बोहर्स का, वो ये इसने दिया कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in hydrogen atom in fixed circular paths known as orbit। वहाँ जिन सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको उसने क्या नाम दिया? जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो, तो ये एक
फिक्स सर्कल्स, इस तरह से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स पे रिवॉल्व करेंगे, जिनको हम ऑर्बिट कहेंगे। सेकंड पॉइंट उसने फिर ये दिया कि भाई एटम इज स्टेबल। एटम क्या है? स्टेबल है। एटम इज स्टेबल बिकॉज, कारण क्या बताया कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एटम इज स्टेबल बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between nucleus and electrons is balanced by centrifugal force। ठीक है, क्या मतलब है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है, ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे वो बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे जब घुमाते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये बाहर की तरफ जाना चाहता है। तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, इसलिए एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। ठीक है ना, तो ये सेकंड पोस्टुलेट इसका हो गया। नेक्स्ट चलो अभी और थर्ड पोस्टुलेट की बात करेंगे। दो क्लियर है यहाँ तक। तीसरा फिर ये दिमाग में आया, वहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे तो उनका एंगुलर मोमेंटम, अभी इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम mv r इज इक्वल टू nh/2π। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका है? h/2π का n है, n टाइम्स रहेगा। n की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी? n की वैल्यू हम 1 2 3 4 इस तरह से दे सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखा सकते हो। तो ध्यान रखना, थर्ड पोस्टुलेट सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इसमें ये क्या आया कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स वेयर या विच हैव एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। समझ में आ रही बात? ये थर्ड पोस्टुलेट इसका हो गया हमारा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट उसने क्या बताया कि भाई जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सेल में या ऑर्बिट, जिसने कहा कि व्हेन अंटिल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही जगह घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, उसी जब पाथ पे घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना गेन करेगा, ना एनर्जी लूज़ करेगा ना एनर्जी लेगा। ठीक है, ना छोड़ेगा ना लेगा। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि भी इसका मतलब यहाँ से पॉइंट क्या आया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है, किसके बराबर होती है? उस पाथ के बराबर, उस ऑर्बिट के बराबर जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। और जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, उस ऑर्बिट के इक्वल रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना
डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, तो इसलिए इनको हम फिक्स्ड स्टेट ऑफ एनर्जी या सेल्स भी बोल देते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स और सेल्स। तो फर्स्ट सेल जहाँ n की वैल्यू 1 रहती है उसके लिए हम k यूज़ करते हैं, n2 के लिए l, n3 के लिए हम यूज़ करते हैं KLM, n की वैल्यू यदि 4 है तो हम यूज़ करते हैं n। इसी तरह से हम OPQ इस तरह से और आगे दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसके 4th पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि जब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तब तक वो अपने ही उस पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व करता रहेगा। उस सेल को हम उसका ग्राउंड स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन, 5th पॉइंट ना, ये नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसने क्या बताया बोर्स ने कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, तो यदि ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी वाली ई एनर्जी की रेडिएशन यदि एब्जॉर्ब करता है तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लेकिन ये एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जो गैप यहाँ पे है, एनर्जी गैप फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में, उसके इक्वल एनर्जी यदि मिलेगी तभी जाएगा। ये नहीं कि भाई मान लो कि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में 50 जूल का डिफरेंस है, यहाँ पे एनर्जी गैप की डेल्टा ई इसको मैं कहूँ तो डेल्टा ई यदि 50 जूल है तो हमें 50 जूल एनर्जी ही उसको देनी पड़ेगी। यदि हमने 49 जूल एनर्जी दी तो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, यदि हमने 55 जूल एनर्जी दे रहे तो वो 55 में से सिर्फ 50 एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, बाकी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो वो फिक्स अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जहाँ से वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएँ। इसको हम E1 बोल दें, इसको हम E2 बोल दें। ठीक है, E1 से E2 में चला जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ और आती है कि यदि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सेकंड एनर्जी लेवल में है, वहाँ से यदि वो E2 से E1 में आता है, E2 से E1 में, तो एनर्जी लूज़ करेगा तो क्या होगा? वहाँ से एनर्जी वो छोड़ेगा और उतनी ही एनर्जी छोड़ेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, डेल्टा ई मान लो। डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब की थी जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, तो उसने डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब यदि की थी, ये एनर्जी, तो वापस अब डेल्टा ई एनर्जी एमिट करेगा, लूज़ करेगा, छोड़ेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, लेता है या देता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा किसी एक पर्टिकुलर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि इन एनर्जी लेवल्स की या सेल्स की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स्ड। क्वांटाइज्ड मतलब होता है फिक्स्ड। क्लियर है भाई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीन्स कि जिस भी पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी सेल में, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस सेल के बराबर रहेगी और सेल की एनर्जी हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी पाथ है। ठीक है भाई। और एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि डेल्टा ई, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा ई है ये क्या रहेगा? हमेशा E2 माइनस E1 दिखाएंगे, वेयर E2 इज़ ग्रेटर देन E1। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, वो एच न्यू, और न्यू की जगह पे आप C अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, HC बाई लैम्डा भी आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? समझ गए? और ईच लाइन देखो, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है,
और जब वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लॉस करता है। तो वो एनर्जी जो लॉस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, किस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन वो छोड़ेगा, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसे निकालेंगे आप? अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो आप लेमडा यदि कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर देंगे, इधर लिख लेते हैं। यदि हमें लेमडा निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, एच सी अपॉन डेल्टा ई आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो दोबारा थोड़ा सा फिर बता रहा हूँ मैं इसको, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन यदि हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या करेगा, इट रिलीजेज एनर्जी, है ना, या रेडिएट कह सकते हैं, इट रेडिएट एनर्जी। तो वो जो रेडिएशन छोड़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ emitted radiations is equal to, is given by lambda is equal to h c अपॉन डेल्टा ई। समझ गए भी? तो हम यदि डेल्टा ई हमें पता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द एनर्जी सेल्स, इन दो सेल्स के बीच में डेल्टा ई की वैल्यू, ये सब वैल्यूज़ नोन है, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब मैं अगले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बोर्स मॉडल में, उनको 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। ओके।